राज, राज, आवाज नहीं आई बेटा। एस कुमार, सर ये वाला फिर से समझा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बेटा, किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? दोनों स्फीयर के बीच में। दोनों स्फीयर के बीच में। तो क्या किया मैंने, पहले यहां का लिखा पोटेंशियल, देखो, यस सर। फिर बेटा यहाँ का लिखा पोटेंशियल और दोनों को यस। डिफरेंस किया। तो पहले देख बेटा, यहाँ का पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज की वजह से प्लस इस यस। वाले चार्ज की वजह से, देखा ना। यस। फिर यहाँ ठीक लिखा है सर। बेटा अपने खुद के चार्ज की वजह से और इसके वजह से। हो गया, थैंक यू सर। ओके बच्चा। आशीष दुबे, सर आपने चार्ज ऑन कैपेसिटेंस क्यू कैसे लिख दिया? ओवरऑल चार्ज तो 0 है ना, क्यू और माइनस क्यू। ये Q और ये माइनस Q इस कैपेसिटर के सिस्टम पे चार्ज है। ठीक है बच्चा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल के यहां की ओर जाएगी, है ना बच्चा। यस सर। तो देख बेटा, अगर मन में मेरा ख्याल आता है कि ये भी चार्ज है, तो दोनों को जोड़ दूंगा घर, तो कितना हो गया, 0 हो गया ना। यस सर। लेकिन बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? यस सर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है बच्चा, वहां एनर्जी भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है, इसका मतलब कैपेसिटेंस है। तो 0 बोलना सही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम लोगों ने एक कन्वेंशन बनाया बच्चा कि आमने सामने के सरफेस पे जो चार्ज होगा +2 और -2, तो हम कहेंगे कैपेसिटर पे चार्ज 2 है। +10 और -10, तो चार्ज कितना है, 10 है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सोनू कुमार, बोलो। नहीं बोलना है कुछ। एवी क्या है भाई? एवी सर अनम्यूट करो। सर क्यू को 1 कैसे रखा गया सर? क्या? क्यू को 1 सर, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस को 1 कैसे रखा गया? पहले मुझे बताओ, तुम, मैंने कहा था ना बेटा कि रियल नाम से इंटर करो तुम लोग। एवी सर क्या नाम हुआ ये? सर अच्युत वर्धन सर। पूरा नाम लिखना आगे से। आप क्या बोल ठीक रहे सर। थे, 1 मैंने कहा चार्ज पुट किया, 1 पुट नहीं किया। जब Q/V किया तो Q और Q कट गया। अच्छा ठीक। समझ गए? और नाम ठीक कर ले बेटा। आदि कुछ बोलना है क्या? आदि को, आदि बोलना है बेटा, बोल। आदि, ये डीनू क्या लिखे हो यार, सर बोलो। आज फर्स्ट लेक्चर है कैपेसिटेंस का। क्या बेटा? आज फर्स्ट लेक्चर है क्या सर? फर्स्ट लेक्चर कहाँ है बेटा? कैपेसिटेंस की क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है ये। अमन, कुशाग्र, यस सर, बोलो मैं ये कुशाग्र। कह रहा था, अगर आउटर स्फीयर पर नेट चार्ज -Q आ गया है तो हाँ, अपन पोटेंशियल से देखो ये समझ में आ रहा है कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन अगर अपन अकेली चार्ज देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बाहर फील्ड होगी। देख लेते हैं इस वाले पॉइंट पे बेटा, इसकी वजह से फील्ड क्या लिखोगे, के अच्छा क्यू बी हाँ, आर दोनों की वजह स्क्वायर। से लिख लेंगे। यस सर, यस और सर, इसकी हाँ। वजह से के क्यू बी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर, यस सर, दोनों की वजह से लिखेंगे, हाँ। ठीक।
तो ये बात हुआ बेटा स्फेरिकल कैपेसिटेंस में। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करोगे जब ये हमारा अर्थ किया हुआ हो, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक बेटा। तो देखो मैंने कहा एक ये सिलेंडर और एक ये सिलेंडर, ठीक बेटा, ये दो सिलेंडर है। ठीक, देखो बेटा इसका रेडियस ए है बेटा और इसका रेडियस बी है और इसकी लंबाई जो है बेटा वो एल है। तो हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए जो है बेटा ये बहुत छोटा है एल के मुकाबले में। बी माइनस ए मैंने मान लिया बहुत छोटा है। क्यों माना ऐसा, क्योंकि देखो बेटा सिलेंडर के लिए हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं बेटा वो सिर्फ इनफाइनाइट सिलेंडर के फॉर्मूले हैं, है ना। तो हम तभी बना पाएंगे इसको जब ये इनफाइनाइट हो। तो इसको इनफाइनाइट समझने के लिए मैंने क्या कहा कि ये लंबाई जो है वो इस स्पेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मतलब इस छोटे से एरिया के लिए तुम मान सकते हो दोनों सिलेंडर इनफाइनाइट है बच्चा, ठीक है। अब देखो इसको फिर से मैंने बाहर अर्थ कर दिया बच्चा। बाहर अर्थ करने से इसका पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का भी जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, है ना बेटा। चार्ज अगर दोगे तो इस पे चार्ज प्लस क्यू, तो इस पे आ जाएगा चार्ज माइनस क्यू, ठीक है बेटा। तो फिर से हम क्या कहेंगे, फिर से हम कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू क्यू। कैपेसिटर पे हमारा चार्ज कितना, क्यू। अब देखो अब चाहिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इक्वल टू, ध्यान देना बच्चा, सिलेंडर के लिए पोटेंशियल का कोई फार्मूला नहीं होता। सिलेंडर का फार्मूला क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है बेटा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ EDR। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हो बेटा तो आता है पोटेंशियल ना। तो कहां से कहां, तो कहेंगे पहले वाले के सरफेस से लेकर के दूसरे वाले के सरफेस तक, है ना बेटा। तो अब देखो इस बीच वाले पॉइंट पे अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, देख ए से बी, अंदर वाले का फील्ड हो गया 2k लैम्डा बाई आर, है ना बेटा। हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बच्चा, तो दूसरे वाले का हो जाएगा जीरो, दैट इज इक्वल टू 2k, लैम्डा को लिख दिया q बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ बाई आर, है ना बच्चा। और इसका dr के साथ इंटीग्रेशन a से b, तो यहाँ पे 2k q बाई एल और लिखो dr बाई r, a से b, तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा 2k q बाई एल ln ऑफ b बाई a, दैट इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln ऑफ b बाई a, ln ऑफ b बाई a, ठीक है बच्चा। तो फिर हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा q बाई v, q ये रहा, v ये रहा, डिवाइड करो बच्चा, q हमारा कट गया तो क्या आ जाएगा, ये c इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln ऑफ b बाई a, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अमन बोल रहा है बेटा, सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन बाकी था। जोर से बोलो। सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन बाकी था, उसमें हाँ homework करेंगे मिला। डिस्कस, लास्ट के आधे घंटे में करेंगे डिस्कस, ठीक है। ओके सर। सिद्धिका बोलो। सिद्धिका बोलो, आवाज नहीं आ रही बच्चा।
चलो ओके। अक्षिता, नहीं बोलना है, ओके। रोशन, रोशन, राज रोशन, सर v इक्वल टू तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर होता था ना। हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए बेटा, कौन ज्यादा या कौन कम, इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा। सर तो माइनस साइन नहीं आएगा। अगर माइनस साइन तुम लिखोगे तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि बाहर वाले का पोटेंशियल कम है, अंदर वाले का ज्यादा है, यही होगा ना। यस सर। लेकिन मुझे ज्यादा कम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। तनीषा बोलो। सर कैपेसिटर तो पेयर ऑफ कंडक्टर्स होता है, तो उसका टोटल चार्ज 0 क्यों नहीं लिख रहे हम लोग? और वही तो मैंने बताया बेटा कैपेसिटर कुछ देर पहले, अगर टोटल चार्ज 0 कर लोगी तो फिर एनर्जी उसका 0 हो जाएगा ना। यस सर। एनर्जी 0 है क्या बताओ तो, लेकिन बीच में नो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर, है ना बच्चा। सर एनर्जी 0 नहीं है, बट लाइक डेफिनेशन के हिसाब से तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, तो हम उसको सिर्फ अंदर वाले को कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं। बेटा वही तो बता रहा हूँ तुम्हें बेटा मैं। जैसे मैंने ये सोचा कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है क्यू चार्ज का, ठीक है बच्चा। यस सर। अब उसके बगल में मैंने दूसरा रखा है कंडक्टर, तो उस दूसरे कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं दिया मैंने, उस पे जो चार्ज आया वो इंडक्शन की वजह से चार्ज है। ओके सर, मेन चार्ज मेरा समझ आ पहले गया। वाले पे ही था। हाँ ठीक है, और इसको अर्थिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उस पे कोई चार्ज हम लोग ना दें और उसका हाँ, चार्ज अर्थिंग हमारे इसलिए पे। किया कि उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ठीक है। क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर बाहर में एक और बन जाएगा ना कैपेसिटर, यस सर। है ना। हम तो सिर्फ जोड़े का निकाल रहे थे। यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। ये देखो स्टार बॉय, बोलो भाई स्टार बॉय। कुछ बोलना है? एक तुम बोला नहीं, दूसरा तुम नाम सही नहीं किया, तब तुम्हें मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा बच्चा। मैं डाल रहा हूँ मीटिंग रूम में, जब तक नाम सही नहीं करोगे अंदर नहीं करूंगा तुम्हें मीटिंग में। खालिद बोलो। खालिद, नहीं बोलना है। अंजलि, सर अगर अर्थिंग नहीं हुआ होगा तब क्या करेंगे? अर्थिंग अगर नहीं होगा बेटा तो दो बन जाएंगे कैपेसिटर, एक अंदर और एक बाहर, फिर हमें उन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं आता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का हम अभी सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिद्धिका बोलना है बेटा कुछ? चलो आगे देखो। देखो बच्चा, ये हमारा हुआ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बच्चा, और ये हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएगा, या फिर यूं कहो जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे बेटा बेस्ड, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चा। अब देखो अगला हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चा। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे दो प्लेट्स मान लेंगे, दो प्लेट्स मान लेंगे,
और एक दूसरे के पास पास रख देंगे, है ना बच्चा। ये हमारा एक प्लेट हुआ और हमारा ये एक प्लेट हुआ, ठीक है बच्चा। ये दोनों प्लेट को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इस केस में? इस केस में बोलेंगे बेटा कि ये दोनों जो प्लेट आमने सामने तुम्हें दिख रहा है बेटा, इसके लिए हम कहेंगे बेटा साइज ऑफ प्लेट्स इज मच मच मोर देन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना बेटा। क्या है? प्लेट्स के बीच की जो दूरी है बच्चा, प्लेट्स के बीच की जो दूरी है ना बेटा, वो क्या है? बहुत छोटी है। किसके मुकाबले में? ये बेटा बहुत छोटी है मुकाबले में प्लेट्स की लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले में। समझ गए बेटा? प्लेट्स की लंबाई और चौड़ाई, प्लेट्स की लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले में ये प्लेट का दूरी बहुत छोटा है बेटा। क्यों ऐसा माना? ताकि हम इस स्पेस के लिए इन दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट्स मान सकें, है ना बच्चा। इसको हम इनफाइनाइट प्लेट्स मानेंगे तभी हम कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे पास कोई और फॉर्मूला तो है नहीं बच्चा, हमारे पास सारे फॉर्मूले इनफाइनाइट प्लेट के ही हैं बच्चा, ठीक है। तो देखो अब मैंने कहा बेटा इसको चार्ज दिया प्लस क्यू और इसको दिया माइनस क्यू और फिर से इस वाले को अर्थ कर दिया, है ना बच्चा। तो इसको जब तुम अर्थ करोगे बेटा तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, और सारा नेगेटिव चार्ज आमने सामने पे आ जाएगा। इसका मतलब इसमें हमारा इन दोनों सरफेस पे चार्ज नहीं बचेगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बच्चा, ठीक है। दोनों को अर्थ करने की जरूरत नहीं बेटा, दोनों को अर्थ कर दोगे तो पूछ सकता है ना कि इसको तुमने अर्थ किया तो यहाँ चार्ज नहीं आया, तो यहाँ पे चार्ज अगर नहीं चाहिए तो उसको भी अर्थ करो। लेकिन अगर उसको भी अर्थ कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा बेटा 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो एनर्जी ही नहीं आएगी बच्चा। बात समझ में आया ना? है ना? दोनों को अर्थ करना नहीं है बच्चा, एक को अर्थ करना है। अब देखो इस डायग्राम में कहोगे बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर, फिर बोलेंगे क्यू, ठीक है बेटा। अब देखो अब मैं लिख रहा हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा। तो देखो इस पॉजिटिव वाले का देखोगे तो कहोगे इसका फील्ड होगा रिपेल करने वाला, रिपल्सिव, और नेगेटिव वाले का बेटा अट्रैक्टिव। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम बेटा ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो जाएगा बेटा सिग्मा का मतलब क्यू बाई एरिया बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा है बेटा चार्ज डेंसिटी और फिर प्लस दूसरे वाले का क्यू बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ये आ गया हमारा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। ये हो गया हमारा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर मुझे बोलना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो सिंपल हम बोल देंगे E इंटू डी, तो हो गया क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा। अब अगर मैं बोलूं इसका कैपेसिटेंस, है ना बच्चा, कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी करो बेटा, तो C का फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, ठीक है बच्चों। अब सोचो पहले जो हमने किया था बेटा वो किया स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखो बेटा स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, है ना, हमने कहा एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो देखो बेटा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना बच्चा, है ना। तो देखो इस तरह से अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा बेटा तो इस अट्रैक्शन फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसलिए हमें पहले वाले कैपेसिटर में फोर्स की बात करनी नहीं पड़ी, है ना बच्चा। लेकिन अब देखो बच्चा ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बार तो अट्रैक्शन होगा ना बच्चा, और इसमें
हमारा फोर्स कैंसिल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें ये वाली चीज भी निकालनी पड़ेगी, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। ठीक है बेटा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स। तो क्या लिखोगे F, तो कहोगे बेटा एक का चार्ज और दूसरे का फील्ड, F इक्वल टू क्यू वी, एक का चार्ज एक का फील्ड, प्लस वाले का चार्ज माइनस वाले का फील्ड, या माइनस वाले का चार्ज प्लस वाले का फील्ड। क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा Q इंटू दूसरे का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे Q बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो बेटा, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या आ गया बेटा, फोर्स आ गया हमारा QV स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपस के प्लेट्स का अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, लिख लो। रियल नेम न होने की वजह से फिर से मैं 2 लोग को निकाल रहा हूं। अब रिमूव कर दिया तो आप इंटर नहीं कर पाओगे इस मीटिंग में। आशीष दुबे बोलो, तुम्हारा तो माइक ही काम नहीं कर रहा। हिमांशु गौतम बोलो बेटा। हिमांशु गौतम, दीपक जैन। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। देखते जाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज ऑन कैपेसिटर, कोई दिक्कत? नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, यहाँ देखो कोई दिक्कत? नो सर, यहाँ पे भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है बेटा? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड अगर है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, चार्ज हमारे पास है तो C निकल गया। यस सर। और यहाँ देखो प्लेट्स के बीच का फोर्स। सर बट ये फोर्स क्यों निकाला? क्योंकि बेटा इस बार फोर्स लग रहा है कि नहीं बताओ? यस सर, एक तरफ लग रहा है। तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे ना? यस सर। तो देखो बेटा यहाँ जो अपनी तरफ खींचेंगे तो दोनों पे फोर्स ऐसा ऐसा बन जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। यस सर। लेकिन वही अगर मैं पहले बोला होता तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर में तो क्या बोलते, अट्रैक्शन फोर्स को ऐसे दिखाते ना बेटा, तुम बोलो, देख रहे हो? यस सर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ यहाँ सारे फोर्स तो कैंसिल ना हो जाएंगे? यस सर। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो पहले वाले में फोर्स निकालने की जरूरत नहीं थी हमको क्योंकि वो कैंसिल हो रहा था, लेकिन अभी तो निकालना पड़ेगा ना बच्चा। यस सर। लिख ले। सिद्धिका हेलो सर। बोलो बच्चा। सर आपने जब स्फेरिकल कैपेसिटेंस करवाया था तो पहले को अर्थ किया था, लेकिन बाहर सर वाले को अर्थ किया था। हाँ, तो वहां तो 2 चार्जेस है ना, अगर आपने बाहर वाले को अर्थ कर दिया तो पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, लेकिन अंदर वाला जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से तो फील्ड आएगा ना बाहर। बाहर में फील्ड आएगा तो बाहर वाले पे अंदर भी तो चार्ज है माइनस क्यू। सर लेकिन उसका पोटेंशियल 0 है तो मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा ना बाहर। जहाँ पोटेंशियल 0 होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। किसने कह दिया तुमको? सर लेकिन स्केलर क्वांटिटी है तो क्यू 0 रहा होगा तभी तो हुआ होगा ना बेटा। जो पोटेंशियल होता है ना ये किसी एक बॉडी का नहीं होता, ठीक है? ये पोटेंशियल हमारे सारे सिस्टम का होता है। जो पोटेंशियल 0 है वो उसका अपना 0 नहीं पोटेंशियल बोलेगी, दोनों का मिला करके वहाँ पोटेंशियल 0 है। ओके सर, ओके। हाँ, अर्थ करने से जिसको अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, लेकिन सबका मिला करके, सारे सिस्टम का मिला करके। रूपाली बोलो। सर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स लिखा बोलो। है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स लिखा है, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। तुम्हारी बेटा आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है आवाज। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो लिखा है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो बच्चा, इसका फील्ड होगा रिपेल करने वाला और इसका फील्ड होगा बेटा अट्रैक्ट करने वाला। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना सेम डायरेक्शन में। देखो
जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में हो गया तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। और इनफाइनाइट सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब सिग्मा है चार्ज डेंसिटी और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। निशांत मीना सर अपोजिट सरफेस पे तो पर q/2 चार्ज होगा ना सर? q/2 क्यों होगा बच्चा? मैंने चार्ज एक को ना दिया q, अब एक को मैंने चार्ज q दिया तो क्या ये वाला इसके कांटेक्ट में है? नहीं सर। जब उसके कांटेक्ट में नहीं है बच्चा तो जो हम चार्ज देंगे वो चार्ज रहेगा ना हमेशा। सर पर हमें कंडक्टर में पढ़ाया था कि ये q/2 चार्ज होता है अपोजिट सरफेस पे। तुम आधी बात याद रखे हो, वहां पे अर्थिंग किया हुआ नहीं था बच्चा, समझा? यस सर। सोनू कुमार सोनू कुमार बोलो। हेलो बच्चा सर, ये जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं सर, ये थ्योरेटिकल है कि सर इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है? बिल्कुल सिग्निफिकेंस है बेटा फिजिकल। तुम्हारे घर में जो आता है करंट बेटा वो एसी आता है ना? यस सर। अगर एसी करंट आ रहा है इसका मतलब कैसा करंट आ रहा है? ऐसा। यस सर। तो इसका मतलब करंट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। यस सर। इसका मतलब अगर इस करंट की वजह से किसी पे फोर्स लग रहा होगा मान लिया तो कभी फोर्स आगे लगेगा कभी पीछे लगेगा। हाँ सर। अगर टॉर्क लग रहा होगा तो कभी आगे लगेगा तो कभी पीछे लगेगा। यस सर लगेगा। मतलब इस तरह से फोर्स और इस तरह से अगर टॉर्क लग किसी बॉडी पे लगे तो बॉडी कभी घूम नहीं सकता। हाँ सर। लेकिन अगर करंट की वजह से कुछ चीज घूम रही है इसका मतलब नेगेटिव वाले को नलीफाई किया गया। वो कैपेसिटर एक काम करता है। अच्छा सर, इसका कुछ और एग्जांपल, जैसे फिजिकल एग्जांपल जिससे समझ सके। पंखे में तरह पंखे में लगा होता है कैपेसिटर, पंखे में से निकाल दोगे ना कैपेसिटर तो पंखा नहीं घूमेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब देख बेटा कैपेसिटर के साथ अगर कोई सर्किट हुआ है ना तो किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को जब भी तुम इस्तेमाल करोगे, ठीक है बेटा, तो क्या क्या बातें ध्यान रखोगे? सबसे पहली बात ध्यान रखना बेटा कि कैपेसिटर में दो होते हैं बेटा सरफेस, है ना? जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल ले लिया क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बच्चा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे देखो यहां भी चार्ज होगा, यहां भी चार्ज होगा, यहां भी चार्ज होगा, यहां भी चार्ज होगा, है ना? जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था बच्चा कि अगर दो प्लेट हो, इसको चार्ज दिया Q1, इसको चार्ज दिया Q2, ठीक है बच्चा, तो यहां आता है चार्ज Q1 प्लस Q2/2, Q1 माइनस Q2/2, Q2 माइनस Q1/2 और एक Q1 प्लस Q2/2, ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो बेटा जो अंदर में चार्जेस हैं, जो अंदर में चार्ज है बेटा ये इक्वल अपोजिट है ना बच्चा? इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाएगा बेटा बाउंड चार्जेस। क्या कहोगे इसको? बाउंड चार्जेस, है ना? वो चार्जेस जो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बंधे हुए हैं, है ना बच्चा? ये चार्ज एक दूसरे को छोड़ करके नहीं भाग सकता, मतलब ये अट्रैक्शन की वजह से चार्ज है बेटा। लेकिन यहां देखो दोनों चार्ज बेटा सेम नेचर का, इसमें तो रिपल्सन हो रहा होगा। इसका मतलब रिपल्सन मतलब ये कैपेसिटर चाहता है कि ये दोनों चार्ज को अपने से दूर भगा दे,
कैपेसिटर क्या चाहता है, इन दोनों चार्जेस को अपने से दूर भगा दे, और ये चाहता है कि ये दोनों चार्ज क्या हो बेटा, उसके पास आए, है ना बेटा। क्योंकि एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा है बेटा, है ना, इसलिए इनका मूव करना आसान नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या कहोगे, और इसका नाम बताया नहीं, बता देता हूं। देखो बेटा, इन दोनों का नाम है बेटा क्या, ये दोनों है फ्री चार्जेस, ये है बाउंड चार्जेस, और ये है बेटा फ्री चार्जेस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहोगे, कॉन्सेप्ट कहोगे बेटा फ्री चार्जेस में मूव एलोन, ये अकेले अकेले भी मूव कर सकते हैं, है ना बेटा, सेपरेटली, मूव सेपरेटली, है ना बेटा, ये अकेले अकेले भी मूव कर सकते हैं बच्चा, बट बाउंड चार्जेस आर, या लिखो कैन बी changed, can be changed simultaneously, can be changed simultaneously by equal amount, समझा बेटा। बाउंड चार्जेस जब भी चेंज करेंगे तो एक साथ चेंज करेंगे, है ना बच्चा, क्योंकि ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज के फोर्स से बंधा हुआ है, दोनों खींच रहा है बच्चा। जब तक इसका फोर्स कमजोर नहीं पड़ेगा तब तक ये मूव नहीं कर सकता, समझे बात को। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि इसी सिस्टम को अगर मैं ऐसे लगा दूं, देखो बच्चा ऐसे लगा दूं, है ना बच्चा, और इसके साथ में एक और प्लेट जोड़ दूं, है ना बच्चा, तो क्या होगा, जो ये वाला चार्ज होगा ना फ्री चार्ज, वो यहां पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, यहां हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, है ना बेटा। लेकिन अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 माइनस Q2/2, Q1 माइनस Q1/2, है ना बेटा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, समझे बच्चा। फ्री चार्जेस अकेले भी मूव कर सकता है ना बच्चा, लेकिन अंदर वाला चार्ज ये दोनों तभी मूव करेगा जब दोनों के पास मूव करने का ऑप्शन हो, है ना। जैसे कि मैं कहूं कि ये दोनों चार्ज, है ना बेटा, इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं एक दूसरे कैपेसिटर से, है ना, तब देखो इसके चार्ज मूव करने का है बेटा, इसका ही मूव करने का है ना। तो अब तुम कहोगे कि अंदर वाला चार्ज हमारा अब वेरी करेगा, लेकिन इसमें अंदर वाला चार्ज वेरी नहीं करेगा, ठीक है बच्चा। आदित्य बोलो। सर वो फोर्स ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आवाज नहीं आ रही बच्चा। सर वो आपने बताया था ना फोर्स ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें बहुत ही कम आवाज है, देखो मैं माइक कर रहा हूँ स्पीकर के पास, तुम खुद सुनो कितना कम आवाज है। हेलो सर। हाँ अभी ठीक आई आवाज, बोलो। सर मैं ये कह रहा था, वो आपने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का फोर्स निकाला था ना, हाँ, तो उसमें वो Q इंटू ई करा था, तो Q प्लस वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ऐसा क्यों लिया था बेटा किसी बॉडी में फोर्स निकालते हैं तो F इक्वल टू क्यू लिखते हैं ना बेटा। यस सर। Q उसका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और की वजह से। नहीं तो उसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो। अच्छा बताओ, क्या कोई चार्ज बॉडी खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद का फोर्स लगा सकता है? नो सर। नहीं ना बच्चा। नो सर। तो अगर दो प्लेट थे, मैंने एक पे फोर्स निकाला तो एक का चार्ज दूसरे का फील्ड। ओके सर। हिमांशु गौतम। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने बताया था, तो सर उसमें दोनों प्लेट्स पे सर हम अर्थिंग क्यों नहीं कर सकते? दोनों को अर्थिंग करोगे तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस?
बोलो हिमांशु, आवाज नहीं आ रही बच्चा? हिमांशु, नेटवर्क गायब। लक्ष्य बोलो। सर ये आपने जो साइड में समझाया ना वो दोबारा समझा दोगे प्लीज? डायग्राम वाला? यस सर। ठीक है, सुनो बेटा, देखो ये वाला देखना बच्चा, बताओ तो ये वाला चार्ज जो बाहर का चार्ज है बेटा, इन दोनों में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। क्यों? सेम 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 साइन इसलिए। सेम साइन रिपल्सन होगा ना? तो यस सर। रिपल्सन में तो चार्ज को दूर धकेलेगा बच्चा। तो ये यस सर। सिस्टम क्या चाहता है कि ये दोनों चार्ज जितना ज्यादा दूर जा सके उतना दूर चला जाए। यस सर। तो देखो अगर मैंने इस वाले को एक और से जोड़ दिया, इसका मतलब इस वाले चार्ज को दूर जाने का रास्ता मिल गया ना? यस सर। तो सबसे ज्यादा दूर का सरफेस ये है ना बच्चा? यस सर। तो वहीं पहुंच जाएगा वो। ठीक यस। है, अब बताओ इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। ये तो खींच रहा है ना पास में। यस सर। अच्छा है ना? तो दूर जाने उसको नहीं देगा। नहीं। ये दूर Yes, तभी sir. जा सकता है जब इसका फोर्स कमजोर पड़ जाए। यस सर। फोर्स कमजोर कब पड़ेगा? जब ये चार्ज घटेगा, है ना? यस सर। लेकिन यहाँ यस से सर। चार्ज कहीं निकलने का ऑप्शन है ही नहीं इसके पास। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ। अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दोस्त जोड़ दिया इस तरह से। यस सर। अब देखो यहाँ से भी चार्ज निकलने का रास्ता है, यहाँ से भी चार्ज निकलने का रास्ता है। यस सर। तो अब हमारा क्या होगा, बाउंड चार्ज भी मूव कर सकता है। तो अब अंदर वाला चार्ज भी घट सकता है। आ सकता है। समझ ठीक में आ है गई सर। बात? यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। संकेत, हाँ सर। बोलो। सर अपोजिट चार्जेस को बाउंड चार्जेस बोलते हैं क्या? फिर से बोलना एक बार। सर अपोजिट चार्जेस है उनको बाउंड चार्जेस बोलते हैं क्या? हाँ, जो सामने के चार्ज है, आमने सामने के सरफेस पे चार्ज है, उसे बोलते हैं बाउंड चार्ज, बंधा हुआ चार्ज। और जो बाहर वाला हो गया, ये हो गया फ्री चार्ज। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। ये था बेटा पहला कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट। ये तो बात समझ में आ गई बेटा हम लोग को कि बाउंड चार्ज मूव करेगा कब? जब दोनों को जोड़ दोगे, है ना बेटा? तो जब चार्ज यहाँ मूव करेगा तो कितना मूव करेगा? अब उठता है क्वेश्चन ये, है ना बच्चों? तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या लगाओगे बेटा? चार्जेस फ्लोज, है ना बेटा? कब तक? तो कहोगे until they acquire कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चा? सोचो, इस वाले से इस वाले में चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा बेटा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल भी हो गया तो इसका पोटेंशियल भी हो गया, है ना बच्चा? अब देखो यहां से यहां चार जगह फ्लो किया, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका भी डैश तो इसका भी डैश, है ना बेटा? तो अब देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया बेटा। इसका मतलब जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा बेटा। ठीक है ना? अब देखो अगला पॉइंट है बेटा, इफ ए कैपेसिटर is connected to a cell। अगर किसी कैपेसिटर को सेल से जोड़ दोगे बच्चा, है ना, तो क्या कहोगे? सेल रिलीज एंड एब्जॉर्ब, equal amount of
charge at both terminals, है ना बेटा? दोनों टर्मिनल्स पे इक्वल चार्ज छोड़ेगा, इक्वल रिलीज करेगा। जैसे कि पहले तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलते थे ना, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतने ही यहाँ से आएगा, है ना बेटा? तो करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इंटर करेगा, है ना बेटा? तो कैपेसिटर के एक प्लेट पे चार्ज गेन होगा बेटा, और दूसरे प्लेट से निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला इक्वेशन, अगला इक्वेशन बेटा एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए बेटा एनर्जी का इक्वेशन क्या लिखोगे? लिखोगे वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एच। ठीक है बेटा, जितना बैटरी ने वर्क किया, जितना एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया, इज इक्वल टू से क्या होगा? कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना बेटा, और कुछ एनर्जी लॉस हुआ। सुनो बेटा, 10 जूल सेल ने दिया, 10 जूल एक्सटर्नल एजेंट ने दिया, तो कैपेसिटर को एनर्जी मिला 20 जूल। 20 जूल में से 16 जूल वो स्टोर किया और 4 जूल हीट में वेस्ट किया। हीट एच, एच इज हीट, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन में बेटा जो W सेल है बेटा, वर्क डन बाय सेल, है ना बेटा? वर्क डन बाय सेल क्या लिखोगे? तो वर्क डन बाय सेल होगा बेटा Q इंटू जाई। Q क्या है? तो कहोगे चार्ज, चार्ज डिलीवर्ड, चार्ज डिलीवर्ड बाय सेल। सेल ने जितना चार्ज दिया और जितना इसका ईएमएफ है वही उसका वर्क डन होगा। अब मन में आता होगा फॉर्मूला कहां से आया? तो तुम ईएमएफ का डेफिनेशन पढ़ा था ना, याद करो। ईएमएफ में क्या था डेफिनेशन? वर्क डन बाय सेल डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बस ईएमएफ। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q जाए। नोट कर ले बच्चा। पर्व सोनी बोलो। पर्व सोनी बोलो। नहीं बोल रहा। कृष्णा, हाँ बेटा डिस्कशन याद है मुझे, डिस्कशन याद है मुझे, करना है अभी। हेलो बोलो बच्चा। सो पहली लाइन आपने क्या लिखी थी? चार्जेस फ्लो यूनिट चार्ज फ्लोज until until they acquire common potential difference। Thank you। आदित्य, नहीं तेजस, तेजस बोलो। प्रोजल, सर W से इक्वल्स टू क्या है? जोर से बोलो। W से इक्वल्स टू क्या? नहीं सुन पा रहा हूँ बच्चा। सुन नहीं पाया, क्या बोलूं मैं? अंश गोयल, हेलो सर। बोलो। सर ये जो आपने पहली लाइन लिखवाई ना, चार्ज फ्लोस अंटिल दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, ये समझ नहीं आई सर। देखो डायग्राम बनाऊं अभी अभी ये देखो, जब दोनों प्लेट जुड़ गया इस तरह से तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया, इसका पोटेंशियल सेम हो गया, है ना? मतलब जितना यहाँ डिफरेंस उतना ही यहाँ डिफरेंस। चलो अब सीट निकालो, सीट करेंगे डिस्कस। अलंकृता बोलो। अलंकृता। सर मुझे कुछ नहीं बोलना। नहीं, लास्ट क्लास में तुम बताओ मैंने क्या दिया था काम करने के लिए करंट में? अच्छा सर, वो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस होनी थी और एक्सरसाइज 1 में जितना बचा हुआ है वो वाला। तो 1 में कितना बचा हुआ था? सर 1 में पार्ट 3 बचा हुआ है। मतलब एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 हो चुका है कंप्लीट।
हाँ सर वो डिस्कस हो गया। ओके बच्चा, ठीक, थैंक यू। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकाल रहा हूँ बच्चा, और मैंने कमेंट ओपन कर दिया माय डाउट्स के लिए। करंट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में मैचिंग कॉलम 1 मैचिंग कॉलम 2 में से पूछना है किसी को? मैचिंग कॉलम 1 2 में पूछना है कोई? क्वेश्चन 2 का बी पूछना है। क्वेश्चन 2 का बी का एस कैसे हुआ देखो, ठीक है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बी देखा जाए बेटा। बी में कहा गया है एनर्जी डिसिपेटेड इन एन एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। कहता है बेटा एनर्जी डिसिपेटेड हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है? देखते हैं बी में, तो बी के साथ अगर मैं चेक करूं बेटा पी को, तो कहता है एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब हो गया बेटा हीट। एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब हो गया हीट। इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है I²R या V²/R, ठीक है बच्चा? तो देखो रजिस्टर में अगर करंट जाएगा बेटा तो हीट डेवलप होगा, इसका मतलब पी नहीं होगा आंसर इसका। बी कहता है बेटा आइडियल सेल और बैटरी। तो देखो बेटा आइडियल सेल अगर है इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बेटा इसमें, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो डिसिपेट करेगा बेटा हीट, सॉरी डिसिपेट नहीं करेगा हीट बेटा, है ना? फिर कहता है नॉन आइडियल सेल। अगर नॉन आइडियल सेल हो, ठीक है बेटा, अगर नॉन आइडियल सेल हो तो क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बच्चा। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो हीट डेवलप होगा, है ना? अब कहता है बेटा डीएस में शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया जाए तो यहाँ से करंट बेटा यहाँ आ जाएगा, इस वाले में करंट जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो होगा तो इसमें हमारा हीट डेवलप नहीं होगा बेटा। तो बी का मैच किया क्यू और एस, ठीक है? क्या लिख रहा है बच्चा? पहले पढ़ा दो फिर क्या क्या लिख रहा है बच्चा भाई? इतना क्यों लिख रहे हो बेटा? जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखो ना, इतना मैं थोड़ी पढ़ पाऊंगा। आगे चलो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में 1 से 5। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्या है भाई? F9 F7 का ऑप्शन ई। पार्ट 1 देखेंगे बाद में बेटा, पहले इसको खत्म करो, जो पहले होमवर्क दिया था उसकी बात करो पहले। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में 1 से 5। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 135 देखो 135 में पहला सवाल कहता है कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 0.1%, ठीक है बच्चा? रेडियस डिक्रीज कर गया 1%, तो dr/r इज -0.1%। द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज करेगा? तो देखो बेटा dr/r -0.1%, तो देखो बेटा वॉल्यूम जो हमारा होगा वो तो होगा πr²L, है ना बच्चा? और वॉल्यूम जो रहेगा वो तो रहेगा बेटा कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A, है ना बच्चा? रो L बाई A। अब L यहाँ से पुट कर दो तो हो गया रो V डिवाइड बाई पाई स्क्वायर R पावर 4, है ना बेटा? अब देखो रेजिस्टिविटी वॉल्यूम पाई स्क्वायर सब कांस्टेंट, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/R का पावर 4, इसका मतलब dr/r इज इक्वल टू -4 dr/r, ठीक है बेटा? तो -4 इंटू -0.1%, ये हो गया +0.4%, तो 0.4% बढ़ जाएगा बच्चा। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा if the two ends of a uniform conductor are joined to a cell of EMF xi and some internal resistance,
Starting from the midpoint P of the conductor, we move in the direction of current and return to P. The potential difference V at every point of the path is plotted against the distance covered x. Which of the following best represent the resulting curve? देखो बच्चा, कहता एक मान लो कंडक्टर, ये कंडक्टर का कोई एक रेजिस्टेंस होगा बच्चा, इस कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसको कहा कि एक सेल से जोड़ दो, अगर एक सेल से इसको जोड़ दोगे बच्चा, है ना, इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो देखो बेटा ऐसे करंट आएगा, इधर से करंट पास करेगा, इधर करंट आएगा बच्चा। अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट P से आगे बढ़ूं, यहां से आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बच्चा, यहां से यहां तक पोटेंशियल घटेगा, फिर यहां पहुंचोगे, जब यहां से यहां जंप करोगे बच्चा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेल में कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जाई माइनस आई आर, इसका मतलब लेस देन जाई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पोटेंशियल घटेगा बच्चा, फिर पोटेंशियल ऊपर चढ़ेगा, बैटरी क्रॉस करते ऊपर चढ़ेगा, और कितना चढ़ेगा, जो हाइट चढ़ेगा वो जाई से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लो, जो हाइट चढ़ेगा वो जाई से कम होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा ना बच्चा, है ना। डी तो गलत ही है क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है उसका। अब चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर सवाल में 5 कहता है बेटा, इन द सर्किट शो इन द फिगर R1 R2 आर नोन एज वेल एज EMF E1 E2, the internal resistance of the sources are negligible. At what value of resistance R will the thermal power generated in it will be highest। कहता है बेटा इस वाले में मैक्सिमम पावर करना है बेटा, तो देखो तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या किया जाए, देखो इस वाले को रेजिस्टेंस कर दो बेटा E, और इसके रेजिस्टेंस R1 को मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस R1। यहाँ से हमारा एक और रेजिस्टेंस, ये है बेटा R। अब यहाँ देखो बेटा एक और सेल है ना, इसका EMF बेटा E2, और इसका मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इस रेजिस्टेंस को मैंने बना दिया R, है ना बच्चा, और ये दोनों हो गया बेटा पैरेलल सेल, है ना बच्चा। तो पैरेलल सेल का लिखो EMF, तो पैरेलल सेल का बेटा EMF कैसे लिखते हो, बोलो, Xi1 अपॉन R1 बाई Xi2 अपॉन R2 इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना बच्चा। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखते हो, लिखते हो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है बच्चा, है ना। तो इस कंडीशन में देखना बच्चा, इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। अब चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, 6 to 10 में क्वेश्चन नंबर 10 आया, ठीक, और 6 भी आया, 6 और 10। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए रजिस्टर R is connected in parallel combination of two identical batteries of EMF E and internal resistance R. The potential drop across the resistance R is, कहता है बेटा R वाले का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कहता है बेटा a resistance R is connected to a parallel combination of two identical batteries, दो आइडेंटिकल बैटरी मान लो, EMF E और इसका भी EMF E, ठीक, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसके पैरेलल में अगर एक रेजिस्टेंस R लगा दें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही पूछा है, खुद से बनाओ बच्चा। ये 10 नंबर 8 नंबर ही पूछना है। देखो बेटा 8 नंबर कहता है बेटा ए वायर इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच एज इज R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स 1 2 और 1 3। तो चूंकि टेट्राहेड्रन है बेटा तो 1 2 और 1 3 का बराबर ही होगा, है ना। देखो अभी के डायग्राम में तुम्हारे पास ऐसा है बेटा टेट्राहेड्रन, बोलो, ठीक है,
अब देखो बेटा मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट का निकालना है रेजिस्टेंस। तो इसी डायग्राम को बेटा अगर तुम ऊपर से देखो, यहां से अगर देखोगे, यहां से देखोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल तुमको ऐसा दिखेगा, है ना बेटा, और ये वाला पॉइंट तुमको बीच में दिखेगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे दिखेंगे साइड्स। तो कहा गया इस वाले और इस वाले रेजिस्टेंस का निकालना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब दिख रहा है बच्चा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस वाले में करंट नहीं जाएगा, बाकी सबका निकाल दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी का बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो तो, देखो बच्चा 9 नंबर में, 9 नंबर में ये वाला पॉइंट ए, इसमें है 2 रेजिस्टेंस, फिर इसमें बेटा 2 रेजिस्टेंस, फिर इसमें 2 रेजिस्टेंस, फिर इसमें है 2 रेजिस्टेंस, और फिर यहां से बी निकल गया। अब इसको शॉर्ट किया हुआ है ऐसे और इसको शॉर्ट किया हुआ है ऐसे। ये है बेटा 2 ओम, ये 15 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 40 और ये 30 और ये 20 और ये 8। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा ये दोनों सीरीज में है ना बच्चा, तो इसको हटा करके एक ही लगा दो और कर दो बेटा 25 ओम। ठीक है, उस तरह से ये दोनों देखो बेटा सीरीज में है तो इन दोनों को बेटा एक ही कर दो, एक ही रेजिस्टेंस कर दो बच्चा और कर दो इसको 50 ओम। ठीक है बच्चा, अब इन दोनों को सीरीज है बेटा, इसको भी हटाओ, यहाँ भी कर दो बेटा 50 ओम। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो सारे जंक्शंस का मैंने कुछ कुछ नाम दे दिया बच्चा, इसको मैंने बोल दिया सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है बच्चा, तो अब देखो ए वाला पॉइंट तो ये आया बेटा। अब देखो ए वाले से सी वाले पॉइंट पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, ए से सी वाले पॉइंट बेटा 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो सी पॉइंट और ई पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसको बेटा अलग दिखाने की जरूरत नहीं, एक ही पॉइंट दिखा दो। ठीक है बच्चा, अब देखो एफ और डी इन दोनों का भी सेम पोटेंशियल है बेटा, तो यहाँ पे भी लगा दो पॉइंट एफ और डी। ठीक है ना बेटा, और इधर हमारा पॉइंट निकल गया बेटा बी। ठीक, अब जो रेजिस्टेंस जैसे जैसे लगा है वैसे लगा दो। ये देखो बेटा सी और डी में 25, तो सी ये है डी ये है, तो सी और डी का हो गया बेटा ये 25। अब देखो डी और ई का है बेटा 50, तो डी पॉइंट देखो ये है बेटा, ई पॉइंट ए है, ये हो गया बेटा यहाँ से 50। अब देखो ई और एफ का भी 50, तो देखो ई है बेटा, एफ ये है, इसका भी हो गया 50। ठीक है ना। अब देखो एफ से बी का पॉइंट 8, तो एफ से बी का पॉइंट 8, इसमें निकालना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकाल लो। देखो बेटा 10 नंबर में इन द क्वेश्चन फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के बीच में चाहिए बेटा रेजिस्टेंस। देखो तो डायग्राम को देख लो बेटा अच्छे से। उस डायग्राम में देखो 1 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट जो है बेटा वो फेस डायगोनल है। 1 नंबर पॉइंट 3 नंबर पॉइंट बेटा फेस डायगोनल है ना बच्चा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्या देखो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 3। देखो ठीक, 1 नंबर पॉइंट 3 नंबर पॉइंट फेस डायगोनल, चलो मैंने उसको यहां मान लिया और यहां मान लिया। ठीक है बेटा, ताकि तुमको डायग्राम दिखाने में आसानी हो और कोई मोटिव नहीं है बच्चा। तो देखो बेटा इस डायग्राम को कहोगे यहां से करंट इंटर करेगा, यहां से करंट बाहर निकल जाएगा। अच्छे से ऑब्जर्व करना बेटा और फोकस करो इस बात पे कि देखो इसके अबाउट सिमेट्री है बच्चा, देखो इसके अबाउट सिमेट्री है
अगर इसके अबाउट सिमेट्री है, इसका मतलब जो करंट यहां से जाएगा बेटा वही करंट यहां जाएगा, है ना बेटा। इसको अगर x मान लो तो ये भी हमारा x। ठीक है बच्चा, रुको, ज्यादा आसान होगा कि तुमको ऐसे दिखाऊं मैं, रुको कोई बात नहीं, ज्यादा आसानी से देखो बेटा, ऐसे बन जाएगा सवाल। ये जैसे सवाल था वैसे ही दिखाता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चा, 1 नंबर पॉइंट ये है ना, और 3 नंबर पॉइंट ये है। सुनो ध्यान से बेटा, क्यूब को बेटा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि आगे का स्क्वायर और पीछे का स्क्वायर। बोलो बेटा, बोल सकते हो ना? क्यूब को ऐसे बोल सकते हो ना, एक आगे में स्क्वायर है और एक पीछे में स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, तो आगे भी स्क्वायर है बेटा, पीछे भी स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, मैंने आगे वाले स्क्वायर को बड़ा बना दिया बेटा, ठीक है, और पीछे वाला स्क्वायर को मैंने छोटा बना दिया। ठीक है, आगे वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा। अब सारे कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर दो। ठीक है बेटा, तो 1 नंबर पॉइंट ये है बेटा, 3 नंबर पॉइंट ये है। इसमें निकालना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकल जाएगा ना, है ना बच्चा? दिख रहा होगा तुमको, इसके अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है ना बच्चा? तो सिमेट्री को फॉलो करने के लिए इसमें करंट नहीं जाएगा बच्चा। ठीक है बेटा, आज का रिकॉर्डिंग मेरे पास तो नहीं मिल सकता बेटा, रजो सर पे ही देखो, जो अपलोड करेंगे तो मिलेगा। आगे बोलो, नंबर 12 देखो बच्चा, नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, 12 कहता है ए 100 watt bulb B1, a 100 watt bulb B1 and 260 watt bulb B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now W1, W2, W3 are the output power of bulb B1, B2, B3 respectively. देखो बच्चा, ये हमारा बल्ब B1, इसके बाद में बल्ब है बेटा B2, फिर इसके बाद हमारा बल्ब है B3। ठीक है, और इसको जोड़ दिया बेटा 250 वोल्ट का, है ना। देखना बच्चों, कहता है बेटा W1, W2, W3 आर द आउटपुट पावर। कहता है बेटा 100 वोल्ट, B1 जो हमारा है बेटा वो 100 वाट का है, ये है बेटा 60 वाट, और ये भी है हमारा 60 वाट। ठीक है, अब सुनना बेटा, जब 2 बल्ब सीरीज में लगे हों और एक बल्ब ऐसे रखा हो, है ना बेटा, तो सुनो ध्यान से, 100 वाट जो इसका बल्ब बेटा वो हमेशा 100 वाट का पावर नहीं देगा, है ना बच्चों। 60 वाट का बल्ब हमेशा 60 वाट नहीं देगा बच्चा, है ना। कब देगा, जब उसको सही वोल्टेज मिलेगा। दिखता होगा ना, घर में बल्ब जल रहा होता है, जैसे ही वोल्टेज घटता है बेटा रोशनी कम हो जाती है ना, है कि नहीं। 100 वाट का बल्ब बेटा 100 वाट नहीं होता, है ना बेटा। एक खास वोल्टेज मिलेगा तभी वो 100 वोल्ट देगा। बात समझे बेटा? किसी बल्ब का इंपॉर्टेंट है उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस है बेटा, उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस हमेशा होता है कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, है ना। किसी बल्ब को अगर तुम खरीदते हो बेटा तो हर बल्ब में ऐसे लिखा होता है ना बेटा 100 वाट और 250 वोल्ट या 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, है ना बच्चा। इसका मतलब ये होता है इतने वोल्टेज पे इतना पावर मिलेगा, इतना वोल्टेज नहीं हुआ तो इतना पावर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका पावर इक्वल टू कितना बेटा, V²/R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा उसका पावर कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पावर ज्यादा, है ना बेटा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, इन दोनों का रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा। बोलो, बात समझ गए? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है सॉरी कम है, और इन दोनों का रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चा। ठीक है, तो अब सोचो, इन दोनों को देखो बेटा सीरीज में है, जब सीरीज में है बेटा तो कम करंट जाएगा कॉमन, जब करंट जाएगा कॉमन तो इसका पावर इक्वल टू क्या लिखोगे, I²R। इसका मतलब
जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें पावर कम होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा पावर होगा। इसका मतलब इसका तो रेजिस्टेंस कम था ना बच्चा, ठीक है, इसका मतलब W1 की वैल्यू कम होगी W2 से, ठीक है बच्चा। अब देखो इन दोनों को, जैसे तुम बैटरी लगाओ बेटा, इसको तो 250 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन इसको बेटा 250 वोल्ट नहीं मिलेगा ना। इसमें क्या होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज इक्वल टू 250, जबकि इसका अकेले हमारा 250 है। इसका मतलब इन दोनों में देखो बेटा ये विनर होगा ना, इसका मतलब ये लेस देन हो जाएगा बेटा W3, ठीक है। आगे चलो 11 नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, नहीं पूछेंगे लाया के बच्चा, देखो ना व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख लो अच्छे से, ये 11 नंबर सवाल। 13 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो 13 कहता है बेटा, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर इज सेंटेड विथ ए 4 ohm रेजिस्टेंस द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/5। देखो बच्चा, एक गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में मान लो बेटा करंट I पास किया, तो इसका डिफ्लेक्शन I के अकॉर्डिंग होगा, है ना। लेकिन कहता है कि जब तुमने इसको संट कर दिया एक रेजिस्टेंस 2 ohm से, है ना बच्चा, 4 ohm से, तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इसका हो गया बेटा 1/5। इसका मतलब यहां से तो करंट I गया बेटा, लेकिन इसमें करंट हो गया I/5। इसका मतलब इसने हो जाना चाहिए 4I/5, है ना बेटा, पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब I/5 इंटू G इक्वल टू 4I/5 इंटू 4। इसका मतलब हो गया बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 16 ohm, ठीक है। अब कहता है इफ द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर शंटेड विद 2 ohm वायर, अगर इस गैल्वेनोमीटर को फिर से शंट कर दिया, ये था बेटा हमारा ये 4 ohm, अगर मैं इसको फिर से शंट कर दूं 2 ohm से, है ना, तो कहता है बेटा डिटरमाइन द करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट, तो मान ले बेटा इसमें करंट I आया तो इसमें हो गया X, तो इसमें कितना बेटा I माइनस X, है ना, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोलोगे बेटा X इंटू G, है ना बेटा, और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहोगे I माइनस X इंटू इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 2। अब निकाल ले बेटा X, ठीक है ना बेटा। नंबर 15 देखो बेटा, कहता है इन द सर्किट शो इन द फिगर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 when only S1 is closed and V2 when only S2 is closed. Reading of voltmeter is V3 when both S1 S2 are closed. Then क्या होगा, देखो तो बच्चा, डायग्राम में देखो, ये रेजिस्टेंस R है ना बेटा, और देखो बेटा इस बीच वाले को मैंने मान लिया R1, बीच वाले को मैंने मान लिया R1, और ये लगाया बेटा वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये हमारा है बेटा EMF, है ना। तो देखो तो बेटा हमसे कहा गया है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग, ठीक है, देखना बच्चा, तो यहां से करंट पास करेगा I, कितना पास करेगा, तो Xi बाई R प्लस R1, है ना बेटा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो कहोगे V1 इक्वल टू IR1, बेटा वोल्ट मीटर को मानना है आइडियल, कितना हो जाएगा ये Xi R1 बाई R प्लस R1 इज इक्वल टू Xi बाई R/R1 प्लस 1। बोलो बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब R1 जब इंक्रीज करेगा तो V1 भी इंक्रीज करेगा, बोलो बेटा, ठीक है। अब सारा स्विच के अकॉर्डिंग तुम खुद देख लो कब रेजिस्टेंस ज्यादा है कब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है बच्चा।
है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, टाइम खत्म हो गया हमारा। आगे तुमको दे दे रहा हूं काम कल वाली क्लास के लिए। कल वाली क्लास के लिए नहीं चल रहा है। देख बेटा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, ठीक है, ये पूरा कर लो। ठीक है बेटा, ये करेंगे कल डिस्कस। चलो बेटा अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे।